गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस पर। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था एटॉमिक रेडियस का इंट्रोडक्शन, कोवलेंट रेडियस, एटॉमिक रेडियस। ठीक है, एटॉमिक रेडियस को हमने कोवलेंट रेडियस कह सकते हैं या मेटालिक रेडियस कह सकते हैं, एज वेल वॉन डेर वाल्स रेडियाई, आयनिक रेडियाई एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ एटॉमिक रेडियस एज वेल रेगुलर ट्रेंड को हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज के लेक्चर में हम उसे कंटिन्यू करेंगे, दैट इज रेगुलर ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस का रेगुलर ट्रेंड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे प्रीवियस लेक्चर में। वो क्या था हमारा कि वेन एवर वी मूव लेफ्ट टू राइट तो आपका जेड स्टार क्या होता है, इंक्रीज। दैट मीन्स साइज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। किनसे कि जेड स्टार जो है वो आपका डिक्रीज होगा बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। और जब हम मूव करते हैं अप से डाउन तो अप से डाउन मूव करने पे आपके नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती हैं और वी नो दैट के नंबर ऑफ सेल्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइज के, तो आपकी साइज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास किस तरह से होगा, अरेंज द फॉलोइंग in increasing order of atomic radius। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। नंबर 2 हमारे पास में क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एंड नंबर 3 क्या है हमारे पास में, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास में जो है बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। पहले हमें देखना था ट्रेंड क्या है। ट्रेंड है आपका लेफ्ट टू राइट। ठीक है, और लेफ्ट टू राइट मूव करने पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो साइज आपकी क्या होगी, डिक्रीज होगी। सो वी कैन से कि बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन लेफ्ट से राइट है तो साइज डिक्रीज होती है। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बोरोन की साइज सबसे बड़ी होगी, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन एंड देन ऑक्सीजन। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस। बात करें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, फिर कल बाहर आई। ठीक है, दैट मीन्स ये आपका अप से डाउन ट्रेंड है। अप से डाउन मूव करने पे साइज क्या होगी, इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीमेंट इन नंबर ऑफ सेल्स। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि आयोडीन की साइज सबसे ग्रेटर है। तो हमारे पास में आंसर क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा गया था आपसे तो आपको आंसर लिखना है इधर बोरोन, देन कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। आयोडीन की साइज सबसे ग्रेटर होगी, देन आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन। दैट इज आवर आंसर। ठीक है, बात करें ग्रुप नंबर 3 क्वेश्चन की, तो बोरोन नहीं, यहाँ पे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन गिवन है। अब इनमें भी ट्रेंड जो है ना वो आपका लेफ्ट से राइट है, तो लेफ्ट टू राइट मूव करने पे साइज क्या होगी, डिक्रीज होगी ड्यू टू इंक्रीमेंट इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो साइज डिक्रीज होगी तो सबसे ग्रेटर साइज किसकी होगी, सबसे ग्रेटर साइज कार्बन की होनी चाहिए, बट नहीं, कार्बन की नहीं, किसकी होगी, नियोन की होगी। रीजन मैंने आपको बता रखा है, बिकॉज नियोन आपका नोबल गैस है और नोबल गैस में एटॉमिक नहीं वॉन डेर वाल्स रेडियाई होती है जो ऑलवेज ग्रेटर होती है किससे, एटॉमिक रेडियाई से। आपका आंसर होगा नियोन, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन। ठीक है, एंड फ्लोरीन, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा अप से डाउन आपकी साइज इंक्रीज होगी, लेफ्ट टू राइट आपकी डिक्रीज होगी, बट जब कभी नोबल गैस गिवन हो तो उसकी रेडियस हमेशा एटॉमिक रेडियस से क्या होगी, ऑलवेज ग्रेटर होगी, बिकॉज इन नोबल गैसेज देयर इज नो केमिकल कंपाउंड इज फॉर्म्ड, नो केमिकल मॉलिक्यूल, नो केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड, सो इट हैव ऑलवेज वॉन डेर वाल्स रेडियाई विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन एटॉमिक रेडियस। ठीक है, फटाफट से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम देखते हैं फटाफट से कुछ एक्सेप्शनल केसेस या ब्रेकिंग इन ट्रेंड ऑफ एटॉमिक साइज। ठीक है, चलिए हो गया ये वाला। अब जो हमारे पास में रेगुलर ट्रेंड है, लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होगी एंड अप से डाउन इंक्रीज, उसमें किस तरह से आपका एक्सेप्शनल केसेस हमें देखने को मिलेंगे वो देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले है ब्रेकिंग ट्रेंड ऑफ साइज इन पीरियड्स। ठीक है,
सबसे पहले हमें देखना है कि पीरियड्स के अंदर किस तरह से आपका साइज का जो ट्रेंड होता है वो ब्रेक होता है। ठीक है, इसके लिए हम लेंगे सबसे पहले 3D सीरीज। 3D सीरीज में कौन होगा आपके पास? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। ये हमारे पास 3D सीरीज है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। सो फर्स्ट सीरीज है स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक, एटॉमिक नंबर 21 से लेकर के एटॉमिक नंबर 30 तक। जब हम इसके अंदर साइज के ट्रेंड को देखते हैं तो ये लेफ्ट टू राइट है, तो साइज आपका क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए। ठीक है, बट जब हम इसमें ग्राफ प्लॉट करते हैं इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के साथ, तो जो ग्राफ हमारे पास आता है वो आता है स्कैंडियम से आयरन तक, तो आपकी साइज क्या होती है? डिक्रीज होती है। उसके बाद में आपकी साइज जो है वो आपकी कॉपर तक क्या होती है? कांस्टेंट रहती है। ठीक है ना, इवन ये कह सकते हैं अपन कोबाल्ट तक आपकी इंक्रीज होती है। देन निकेल, कोबाल्ट से निकेल, निकेल से कॉपर तक साइज क्या होती है? कांस्टेंट रहती है। ठीक है ना, ठीक है। और उसके जस्ट बाद कॉपर से जिंक तक साइज क्या हो जाती है? आपकी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है ना, ये हमारे पास में रिलेशन आ रहा है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का। स्कैंडियम टू कोबाल्ट या आयरन तक आपकी साइज क्या होती है? डिक्रीज चलती है। इसके बाद से साइज क्या हो जाती है? कांस्टेंट। और उसके बाद साइज क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। दैट मीन्स आपका लेफ्ट टू राइट मूव करने पे साइज डिक्रीज नहीं हो रही है, बल्कि डिक्रीज होने के बाद कांस्टेंट होकर के आपकी इंक्रीज भी हो रही है। तो यहां पर आपके पास मिला एक्सेप्शनल केस। अब हमें ट्राई करना है कि ये एक्सेप्शनल केस हमें क्यों देखने को मिला, किस तरह से। चलिए देखते हैं। जब बात करते हैं स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक के एलिमेंट्स की, तो यहां पर हमारे पास होता है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के बाद में हमारे पास सेल जो होती है वो कौन सी होती है? 3D। ये आपकी होती है इनर सेल, N-1D सबशेल। और उसके बाद जो हमारे पास सबशेल होती है 4S सबशेल। ठीक है, जो आपकी आउटर मोस्ट शेल है, यानी कि N सबशेल कौन सी है? 4S। N-1D कौन सी? 3D, यानी इनर सबशेल हमारे पास 3D है। ठीक है, स्कैंडियम की बात करूं तो यहाँ पे 3D में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ पे 3D2, 3D3, 3D5, 3D5, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9 3D10 एंड 3D10। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम यहां से यहां मूव कर रहे हैं तो आपका 3D सब शेल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, जबकि 4S में 2 इलेक्ट्रॉन सभी में प्रेजेंट है। केवल क्रोमियम एंड कॉपर को छोड़ दीजिए, वहां पे 4S1 होता है। ठीक है, दैट मीन्स आउटर मोस्ट शेल में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 एंड 2। जबकि इनर शेल में आपके पास में इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले 1 है, फिर 2 है, 3 है, इस तरह से इंक्रीज होते हुए जा रहे हैं। ठीक है, जब बात करें स्टार्टिंग में, ठीक है, सबसे पहला बात करते हैं फ्रॉम स्कैंडियम टू आयरन ले लीजिए या कोबाल्ट ले लीजिए। ठीक है, स्कैंडियम टू आयरन साइज क्या हो रहा है? आपका डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, बिकॉज देखिए क्या है, क्यों आपका साइज डिक्रीज हो रहा है वो तो आपको पता ही है। क्यों? बिकॉज यहां पे आपका जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपका प्रोटॉन भी इंक्रीज होगा। ठीक है, अब प्रोटॉन इंक्रीज होगा तो ये आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट। यानी होता है ना, लेफ्ट टू राइट मूव करने पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन जो है वो इंक्रीज होगा। अगर ये इंक्रीज होगा तो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन जो है वो इसकी ओर क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं। अट्रैक्ट होंगे तो साइज क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज और देखने को मिलती है, वो क्या है कि जो हमारे पास में 3D होता है, डी सबशेल, उसकी जो शील्डिंग पावर होती है, शील्डिंग पावर जो होती है वो पुअर होती है। ठीक है, शील्डिंग पावर का ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। एस का सबसे ज्यादा होता है, देन पी का, देन डी का, देन एफ का। सबसे पुअर शील्डिंग पावर किस में होती है? एफ में, देन डी में, देन पी में, देन एस में। तो डी सबशेल है, इसकी शील्डिंग पावर क्या होगी? पुअर होगी। ठीक है, तो देखिए यहां पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है ना वो आपका डोमिनेट कर रहा है किस पे? शील्डिंग इफेक्ट पे। शील्डिंग इफेक्ट कैसा है? पुअर है।
और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसा है, मोर है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर आपका डोमिनेट करता है किस पे, शील्डिंग इफेक्ट पे, यहां पे कहा स्कैंडियम टू आयरन, तो इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर अट्रैक्ट होंगे तो साइज क्या होगी, ऑब्वियसली डिक्रीज होगी। ठीक है, फिर आते हैं आगे। अब देखिएगा आयरन, इसके बाद की बात करते हैं कोबाल्ट, निकल, कॉपर, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। अब जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपका प्रोटॉन भी तो इंक्रीज होगा। ठीक है, होगा। बट अब ध्यान सुनिएगा, है ना, कि अब यहां से कॉन्सेप्ट पकड़ने की कोशिश कीजिएगा कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुए वैसे वैसे प्रोटॉन भी इंक्रीज हुए, बट प्रोटॉन का इस इलेक्ट्रॉन से डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है, जबकि इन इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन के साथ जो डिस्टेंस है वो कम है। ठीक है, तो ये धीरे धीरे आपका इफेक्ट बढ़ाना स्टार्ट करेंगे, कौन, इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन का इन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन का इफेक्ट पड़ेगा, यानी इनर शेल में प्रेजेंट ये इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगी, जबकि ये प्रोटॉन्स इनको अपनी तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट। बट अब आयरन के बाद से इलेक्ट्रॉन्स का नंबर और बढ़ा है, तो इसका मतलब ये और रिपल्शन अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। तो अब जाकर के देखिए ये इलेक्ट्रॉन इनको रिपेल कर रहे हैं, जबकि ये प्रोटॉन इनको अट्रैक्ट कर रहे हैं। दोनों इफेक्ट जो है वो एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देंगे। ठीक है ना, जितना ये इनको रिपेल करेंगे उतना ही इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, काउंटर बैलेंस कर देंगे, और साइज जो ना तो इंक्रीज होगी ना ही डिक्रीज होगी। ठीक है, ये इफेक्ट हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि शील्डिंग पावर जब इंक्रीज होगा तो साइज बढ़ेगा, और जब शील्डिंग पावर कम होगा तो साइज डिक्रीज होगा। तो यह शील्डिंग पावर थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। ठीक है, जब आयरन से आगे मूव करते हैं तो शील्डिंग पावर क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज। क्यों, बिकॉज इनर शेल में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ रहा है, तो शील्डिंग पावर बढ़ेगा। तो शील्डिंग पावर जब थोड़ा इंक्रीज होगा, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा, तो ये आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इक्वलाइज आ जाएगा। ठीक है, यानी बोथ द फैक्टर काउंटर बैलेंस टू ईच अदर। ठीक है, सो सेकेंड जो आपके बात कर रहे हैं कोबाल्ट टू कॉपर, साइज क्या रह रहा है, साइज जो है वो आपका हो जाएगा कांस्टेंट, बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है ना वो आपका इक्वल हो जाता है किसके, शील्डिंग इफेक्ट के। ठीक है, जब आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज शील्डिंग इफेक्ट के इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा, ना तो ये इलेक्ट्रॉन उतना इसको रिपेल कर पाएंगे, ना ही ये इतना इसको अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन पे है उसी पोजीशन पे बना रहेगा। इट मींस साइज ना तो इंक्रीज हो रहा है ना साइज डिक्रीज हो रहा है, साइज बिकम्स कांस्टेंट। इसीलिए आपका कोबाल्ट टू कॉपर जो है वो साइज कांस्टेंट रहता है। रीजन समझ में आया, बिकॉज यहाँ पे जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लग रहा है उतना ही इनर शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को रिपेल भी कर रहे हैं, तो साइज क्या होगी आपकी, इक्वलाइज होगी। ठीक है, नाउ थर्ड जो हमारे पास में है वो क्या है, अब आपका थर्ड हमारे पास में है कॉपर टू जिंक। कॉपर टू जिंक साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, बिकॉज अब देखो कॉपर में और इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएंगे, कॉपर से जिंक पे जब जाएंगे तो आपके इलेक्ट्रॉन्स और इंक्रीज होंगे। जब इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज होगा तो अब आपका शील्डिंग इफेक्ट जो है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, किस पे, आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स पर। और अट्रैक्शन फोर्स अभी लगा तो है लेकिन अब थोड़ा कम हो जाएगा एज कंपेयर टू द शील्डिंग इफेक्ट के। ठीक है, तो कॉपर टू जिंक जब हम मूव करेंगे तो यहां पे कहेंगे इफेक्टिव, क्या कहेंगे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है ना वो आपका लो हो गया है एज कंपेयर टू शील्डिंग इफेक्ट के। कहां पे, कॉपर टू जिंक। जब कॉपर टू जिंक मूव कर रहे हैं तो वहां पर आपका शील्डिंग इफेक्ट जो है वो अब थोड़ा डोमिनेंट हो गया है, किस पे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे। और जब शील्डिंग इफेक्ट डोमिनेंट होगा तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, इनर शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल को रिपेल करे, तो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन जब थोड़ा रिपेल हो जाएंगे तो साइज थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, दैट्स वाई कॉपर टू जिंक साइज आपका इंक्रीज होता है। ठीक है, तो एक चीज क्लियरली समझ में आ रही है,
स्कैंडियम टू जिंक जब हम मूव कर रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है, इधर से इधर जब मूव कर रहे हैं तो शील्डिंग इफेक्ट जो है ना, ठीक है, वो आपका इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है, बट यहां तक उतना इंक्रीज नहीं हो पाता, फिर थोड़ा होता है और फिर थोड़ा ज्यादा हो जाता है, ठीक है, समझ में आया। और इधर लेफ्ट टू राइट जब अपन मूव कर ही रहे हैं तब आपका एक चीज और इंक्रीज हो रहा है, वो क्या है, जेड स्टार, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, दोनों फैक्टर्स इंक्रीज हो रहे हैं। बट अगर हम बात करें कि इसमें सबशेल कौन सी है, डी सबशेल है, तो शील्डिंग पावर वैसे पुअर होता है, तो स्टार्टिंग में तो ये पुअर ही रहेगा, ठीक है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका डोमिनेट करेगा शील्डिंग इफेक्ट पे। जब डोमिनेट कर रहा है आपका न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे साइज क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। और नीचे की तरफ यानी और अपन लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो कोबाल्ट टू कॉपर क्या होगा, अब आपका जितना ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, उतना ही इनर शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहे हैं। दोनों फैक्टर एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करेंगे और आपका दोनों फैक्टर क्या हो जाएंगे, इक्वलाइज, यानी कि यहाँ पे आपकी साइज क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। और थोड़ा आगे चलते हैं लेफ्ट टू राइट, तो अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते बढ़ते ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, इट मीन्स शील्डिंग पावर या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है, सॉरी शील्डिंग पावर जो है वो आपका डोमिनेट कर जाएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे। सो यहां पे इनर शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन आउटर शेल इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा रिपेल कर पाएंगे, तो वहां पे साइज थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, इसीलिए कॉपर टू जिंक आपका साइज इंक्रीज होगा, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि कोबाल्ट, निकल, कॉपर इन सब की साइज सिमिलर या कांस्टेंट क्यों होती है, तो बता देंगे बिकॉज यहाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड शील्डिंग इफेक्ट दोनों फैक्टर एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करते हैं और दोनों में से कोई भी किसी पे डोमिनेट नहीं करता, दोनों इक्वलाइज होते हैं, ठीक है। और कॉपर टू जिंक साइज इंक्रीज क्यों होगा, बिकॉज यहाँ पे शील्डिंग पावर डोमिनेट करता है किस पे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे। शील्डिंग पावर डोमिनेट करेगा तो रिपल्शन बढ़ेगा तो इसका मतलब वहां पे साइज भी इंक्रीज होगी, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे पास एक एक्सेप्शनल केस देखने को मिलता है जब हम बात करते हैं 3D सीरीज की, यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स में लेफ्ट टू राइट मूव जब करते हैं अपन, ठीक है। यहाँ पे पहला आपका ब्रेकिंग ट्रेंड इन साइज ऑफ पीरियड्स जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। फटाफट से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अब हम देखेंगे ब्रेकिंग ट्रेंड ऑफ साइज इन ग्रुप, ठीक है, हो गया ये वाला आपका। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है ब्रेकिंग ट्रेंड ऑफ साइज इन ग्रुप में हमारे पास में कहा एक्सेप्शनल केस देखने को हमें मिलेगा, देखते हैं। पीरियड्स के पेज पे लिख लीजिएगा इन ग्रुप। चलिए, ग्रुप की बात करेंगे तो वहां पे आप बात करेंगे किसकी, यहां पे हम बात करेंगे सीधे सीधे किसकी, 3D, 4D एंड 5D सबसेल्स की, ठीक है। यानी यहां पे भी हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ही चूज कर रहे हैं फॉर एक्सेप्शनल केसेस, ठीक है। 3D, 4D एंड 5D यानी अप से डाउन। अगर अप से डाउन हम मूव करते हैं तो अकॉर्डिंग टू और रेगुलर ट्रेंड क्या कहेंगे, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होगी। नंबर ऑफ सेल्स अगर इंक्रीज होती हैं तो आपका साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। ये तो है बच्चों हमारा रेगुलर ट्रेंड, अप से डाउन मूव करने पे नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगी तो साइज भी इंक्रीज होगा। बट एक्चुअल ऑर्डर जो हमारे पास आता है इसका वो ये आता है 3D जो है वो सबसे स्मॉल साइज का होगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बट 4D एंड 5D की साइज होती है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन यही है, एक्सेप्शन केस भी यही है कि 4D एंड 5D की साइज सिमिलर क्यों हो रही है, ठीक है। सबसे पहले ये चेक कीजिए कि तीनों आपके डी सबशेल हैं, तो शील्डिंग पावर जो लगेगी तीनों में वो सिमिलर लगेगी, सेम सी लगेगी। बट when we move 4D to 5D, जब अपन 4D से 5D में मूव करते हैं देन इलेक्ट्रॉन enters in 4F subshell before entering in 5D.
5d में इलेक्ट्रॉन मूव करने से पहले किसमें मूव करता है, 4f सबशेल में। अब जब ये 4f है तो f की शील्डिंग पावर कैसी होती है, पुअर। शील्डिंग पावर कैसी होती है, पुअर होती है, ठीक है ना। यानी ये मान लीजिए हमारे पास में 4f है और ये मान लीजिए हमारे पास में क्या है, 6s है, ठीक है। तो 4f में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन जो है वो 6s में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड नहीं कर पाएगा, तो इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, तो साइज क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब देखिए सॉरी, एक फैक्टर क्या कह रहा है आपसे, 4d से जब हम 5d पे मूव करेंगे, क्या कह रहा है, 4d से जब 5d पे मूव करेंगे तो ड्यू टू इंक्रीमेंट इन नंबर ऑफ शेल, देखो 4 से 5 यानी सेल में इंक्रीमेंट आया है तो साइज क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। बट एक फैक्टर और इंक्लूड हुआ यहाँ पे 4f सबशेल का, कि 4f सबशेल की शील्डिंग पावर पुअर होने की वजह से आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की ओर क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, तो साइज क्या होगी, डिक्रीज। तो एक फैक्टर कह रहा है साइज इंक्रीज होगा एंड अनदर फैक्टर जो है वो क्या कह रहा है, साइज आपका डिक्रीज होगा। तो साइज इंक्रीज एज वेल डिक्रीज, बोथ द फैक्टर काउंटर बैलेंस टू ईच अदर, ठीक है। क्या कह रहे हैं हम, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f सबशेल, size contract, you can say decrease from 4d to 5d, but size also increase 4d to 5d due to increment in number of सेल्स। नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होने से साइज इंक्रीज भी हो रहा है, बट ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f सबशेल साइज आपका डिक्रीज भी हो रहा है। क्या बोलेंगे, सो बोथ फैक्टर्स काउंटर बैलेंस्ड टू ईच अदर, ठीक है। क्या हुआ, बोथ द फैक्टर्स काउंटर बैलेंस टू ईच अदर। जितना साइज आपका यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है उतना ही साइज वापस से क्या हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है। तो दोनों फैक्टर एक दूसरे को क्या कर देंगे, काउंटर बैलेंस कर देंगे, ठीक है। काउंटर बैलेंस कर दिया, सो साइज बिकम्स कांस्टेंट, तो यहाँ पे साइज आपकी कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। सो एक्चुअली ऑर्डर हमारे पास क्या होगा, ये वाला होगा, जहां पे 4d और 5d की साइज क्या होगी आपके पास, सिमिलर होती है एज कंपेयर टू द 3d के, बट 3d से इनकी साइज ग्रेटर रहेगी क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होने पे साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज। देखो ना, कॉन्सेप्ट तो लग ही रहा है, डाउन द ग्रुप मूव करने पे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेगा तो आपकी साइज भी बढ़ेगी, ठीक है। यहां से या तो कॉन्सेप्ट लग ही रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई f सबशेल नहीं आ रहा है, बट 4d से 5d में जाने पर एक 4f सबशेल आ जाती है जिसकी शील्डिंग पावर पुअर होने से साइज वापस से डिक्रीज भी हो जाती है। जितना इंक्रीज हुआ साइज ड्यू टू इंक्रीमेंट इन नंबर ऑफ सेल्स, उतना ही साइज वापस डिक्रीज भी हो गया ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f सबशेल। तो दोनों फैक्टर दूसरे काउंटर बैलेंस कर रहे हैं और साइज आपकी क्या आ रही है, सिमिलर आ जाती है, ठीक है। चलिए मैं आपको फटाफट से यहाँ पे बता देता हूँ कि इस पे बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से हमारे पास आता है। देखिए क्वेश्चन लिख रहा हूं यहाँ पे, अरेंज these in increasing order of size, ठीक है। साइज के ऑर्डर में इनको हमें अरेंज करना है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, क्या क्या है, टाइटेनियम, जर्कोनियम एंड हाफनियम। अब टाइटेनियम और जर्कोनियम एंड हाफनियम की बात अगर हम करें तो टाइटेनियम किससे आता है बच्चों, 3d सबशेल से, जर्कोनियम 4d से, हाफनियम 5d सबशेल से। इसका मतलब अगर तुम्हें ये कॉन्सेप्ट आता है तो तुम इसका आंसर इजीली कर पाओगे। मतलब इन दोनों की साइज क्या होती है, सिमिलर होती है और इसकी साइज क्या होती है, लोअर होती है। तो टाइटेनियम आपका स्मॉलर साइज का होगा, बल्कि जर्कोनियम एंड हाफनियम क्या होंगे, ऑलमोस्ट सिमिलर साइज के होते हैं, 141 पिकोमीटर के आसपास इनकी साइज होती है, ठीक है। तो कई बार आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, व्हाई
एटॉमिक रेडियस ऑफ जर्कोनियम एंड हाफनियम इज ऑलमोस्ट सिमिलर। दोनों की जो साइज होती है वो ऑलमोस्ट सिमिलर क्यों होती है? ठीक है बच्चों इन कॉन्सेप्ट्स को बड़े ध्यान से कीजिएगा, बिकॉज ये सारे कॉन्सेप्ट आपके वापस रिपीट होने वाले हैं 12th क्लास में। जब आप लोग डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे तो वहां पे ये सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टी आपको वापस से रिपीट होने वाली है, सेम टू सेम इसी तरह से। ठीक है, जो जो क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं वो क्वेश्चंस उस फॉर्म में, वो सब चीजें वापस आपके पास रिपीट होने वाली है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका चैप्टर का। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि केमिस्ट्री की जान है ये वाला चैप्टर। ठीक है, अगर आपको बहुत अच्छे से आता है ये वाला चैप्टर, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग होने वाली है। एज वेल 12th क्लास में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट उसके लिए जरूरी है कि आपको ये सब आना चाहिए। ठीक है, इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करें आप लोग, लाइट ना लें आप 11th क्लास को बिल्कुल भी, जैसा कि बहुत सारे बच्चे ले रहे हैं। मैं देख पा रहा हूं ना तो वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, ना ही वो रिकॉर्डेड वीडियोस ले रहे हैं। तो अगर आप इस तरह से क्लासेस नहीं लेंगे, कंटिन्यू नहीं करेंगे, अपने आप को रेडी नहीं रखेंगे, तो आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम आने वाली 12th क्लास में। मुझे याद कर लीजिएगा उस टाइम पे। ठीक है, चलिए, तो यहां पर हमारा जो एक्सेप्शन ट्रेंड था किसमें, साइज में, ग्रुप में, वो भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, दोनों ही एक्सेप्शन केस हमें देखने को मिले किसमें, डी सबशेल के अंदर। ठीक है, साइज की एक और बात चलो हम बराबर से कर ही लेते हैं किसमें, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में। जब हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको बताया था लेंथेनॉइड सीरीज और एक्टेनॉइड सीरीज। ठीक है, लेंथेनॉइड सीरीज में लेंथेनम से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है, ल्यूटीशियम तक जाता है, जो आपका है लेंथेनॉइड्स। ठीक है, जबकि एक्टेनॉइड्स की बात हम करते हैं, एक्टेनॉइड्स की, तो ये आपका एसी से स्टार्ट होता है, यानी कि थोरियम से, टीएच। ठीक है ना, और इसमें लेंथेनम के बाद का एलिमेंट कौन सा है, सीरियम से स्टार्ट होता है। सीरियम से ल्यूटीशियम तक होते हैं आपके लेंथेनॉइड एलिमेंट्स। ठीक है ना, और एक्टेनॉइड एलिमेंट जो होते हैं वो आपके थोरियम से स्टार्ट होते हैं और फ्लोरेंसियस तक होता है लास्ट एलिमेंट। ठीक है, तो जब लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड्स की बात करते हैं तो इनका जब हम साइज का देखते हैं तो ये साइज हमेशा लेफ्ट टू राइट मूव करने पे साइज क्या होगी, डिक्रीज, तो इनकी साइज डिक्रीज होते हुए चली जाती है। ठीक है ना, इनका जो ग्राफ हमें देखने को मिलता है साइज का, वो क्या मिलता है, डिक्रीज, यानी कोई एक्सेप्शन केस यहाँ देखने को नहीं मिलता। उसका रीजन भी होता है, क्या है कि लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड एलिमेंट्स के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किस में आते हैं, 4f सबशेल और 5f सबशेल में आते हैं। ठीक है, जबकि इससे पहले वाला हम किस में पढ़ रहे थे, 3D में पढ़ रहे थे। अब बताओ डी सबशेल और एफ सबशेल में डिफरेंस है। एफ की शील्डिंग पावर और भी पुअर होगी। अब शील्डिंग पावर जितनी पुअर होगी साइज उतनी ही कम होगी ना। ठीक है, क्योंकि शील्डिंग पावर पुअर होने के केस में आप कह सकते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेंट फैक्टर होगा, तो वो अंदर इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। तो लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड में हम ये कहते हैं ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f, पहले मैं इसकी बात कर रहा हूं, सबशेल, साइज क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा इन लेंथेनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स इज नोन एज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसे हम लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, समझ नहीं पाता आपको कि जितने भी लेंथेनॉइड एलिमेंट्स होते हैं उनके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उनका इलेक्ट्रॉन जो फील किया जाता है वो इनर सबशेल 4f में होता है, और 4f का शील्डिंग पावर बहुत पुअर है। तो इसका मतलब आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट ही होंगे, तो साइज आपकी धीरे धीरे डिक्रीज होती चली जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट होती चली जाएगी। तो ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f सबशेल साइज आपका डिक्रीज हो रहा है लेंथेनॉइड एलिमेंट्स का। इस प्रोसेस को या इस मेथड को हम क्या कहते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब साइज का डिक्रीज होना, और किस वजह से हो रहा है, ड्यू टू 4f जिसकी शील्डिंग पावर क्या पुअर है। सेम चीज जब हम अप्लाई करते हैं एक्टेनॉइड एलिमेंट्स में, तो यहां भी क्या कहेंगे, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 5f सबशेल। क्या बोल रहे हैं, 5f। ठीक है, साइज क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा किसमें, एक्टेनॉइड एलिमेंट में। तो इस बार इसका नाम क्या हो जाएगा, एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब सिंपल सा क्वेश्चन है कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में से मोर कौन सा होगा, ऑब्वियसली एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन मोर होगा। ठीक है ना,
मतलब इसकी शील्डिंग पावर और भी पुअर है इसके, क्यों? क्योंकि ये और भी आउटर मोस्ट सब सेल है, ठीक है ना। सिंपल सा लॉजिक है बच्चों, SPDF, ठीक है। सबसे नियर बाई कौन होता है? S, तो इसकी शील्डिंग पावर सबसे स्ट्रांग होती है और इसकी सबसे वीक होती है, ठीक है ना। तो इसीलिए 4F और 5F में से आउटर मोस्ट कौन सी है? 5F। दैट मीन्स इसकी शील्डिंग पावर और भी पुअर होगी, तो इसमें साइज और भी डिक्रीज होगा, तो इसका कॉन्ट्रैक्शन मोर हुआ। तो एक्टेन्यूएटेड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर देन लेंथेन्यूएटेड कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शंस का वर्ड का मतलब समझ में आ गया, साइज का डिक्रीज होना ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट्स ऑफ 4F एंड 5F सबसेट्स, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो एन फैक्टर ऑफ एटॉमिक साइज। चलिए अब फटाफट से हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, किसका? आयोनिक साइज का। चलिए देखिए, क्वेश्चन हमारे पास में आएगा इस तरह से, अरेंज द फॉलोइंग्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर आयोनिक साइज। इससे पहले मैंने आपको साइज के क्वेश्चन करवा दिए हैं, ठीक है ना। तो उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था जर्कोनियम एंड हॉफनियम वाला, वो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आयोनिक साइज में आपको अरेंज करना है। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे दिए, देखिए किस तरह से। क्लोरीन नेगेटिव, Cl एंड Cl पॉजिटिव दिया आपको एक क्वेश्चन। एक दिया आपको O2 माइनस O2 प्लस O ओनली NO माइनस NO प्लस, ये, ठीक है। इस तरह से आपके पास में दो क्वेश्चन हैं, इनको आपको अरेंज करना है आयोनिक साइज के ऑर्डर में। देखिए क्या करते हैं, आयोनिक साइज का ऑर्डर जब भी निकालना तो आप निकाल लीजिए Z/E रेशियो। क्या निकाल लीजिए? Z/E। Z क्या है यहाँ पे? एटॉमिक नंबर है, क्या है? एटॉमिक नंबर। और E क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। Z/E रेशियो जो होगा वो आपका साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जिसका Z/E सबसे ज्यादा होगा उसकी साइज सबसे कम होगी, ठीक है। जिसका Z/E सबसे कम होगा उसकी साइज सबसे ज्यादा होगी। देखिए Cl नेगेटिव की बात करते हैं, तो क्लोरीन कितने नंबर का एलिमेंट है? 17 नंबर का, डिवाइड बाय 17 इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन में ऑलरेडी होते हैं, नेगेटिव चार्ज है, मतलब कितना हो गया? 18 हो गया। तो इसकी वैल्यू आएगी 0.9 समथिंग। इसकी बात करें 17 एटॉमिक नंबर है, 17 ही इलेक्ट्रॉन है, तो कितना आ गया हमारे पास? वैल्यू 1 आ गया। पॉजिटिव आ रहा है मतलब कैटाइन। क्या आ रहा है? कैटाइन। तो इसका मतलब 17 तो एटॉमिक नंबर हो गया, और कैटाइन का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कम कर दीजिए, 16 हो गया, तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा। बताओ सबसे स्मॉल वैल्यू किसकी है? Cl नेगेटिव की। तो Cl नेगेटिव आपका सबसे बड़ी साइज का होगा, ठीक है। इसको इंक्रीजिव में लिखना है तो यहां लिखिएगा, देन Cl पॉजिटिव। और ये चीज मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं प्रीवियस लेक्चर में, कि एनाइंस जो होते हैं ना, एनाइंस वो हमेशा ग्रेटर साइज के होते हैं। किनसे? कैटाइन से। तो बीच में एक चीज और डाल लीजिएगा, एनाइन, देन न्यूट्रल एंड देन कैटाइन, सिंपल, ठीक है। अब चाहे तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए Z/E निकाल के सॉल्व कर सकते हैं इसे, अदरवाइज आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। बताइए न्यूट्रल का है, बीच में है, नीचे लेंगे। सबसे बड़ा कौन होगा? एनाइन। एनाइन किसका है? O2 माइनस है, देन O माइनस है, देन O प्लस है, एंड देन O2 प्लस है। ये लीजिए अपना आंसर आ गया, ठीक है। अब चाहो तो आप इसका Z/E भी करके सॉल्व कर सकते हो, तब भी आपके पास आंसर यही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम आयोनिक साइज को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए सॉरी, एक और क्वेश्चन देखिए। आपके पास सोडियम प्लस है, मैग्नीशियम 2 प्लस है, एल्यूमिनियम 3 प्लस है। इनको आपको साइज के ऑर्डर में अरेंज करना है। देखिए सोडियम प्लस 50+1 है। सोडियम में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 11 में से एक इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे, कितने बचेंगे? 10 इलेक्ट्रॉन्स। मैग्नीशियम में टोटल कितने होते हैं? 12 में से 2 इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे, तो यहां भी कितना बचेगा? 10 इलेक्ट्रॉन। ये एल्यूमिनियम 13 में से 3 कम कर देंगे, तो यहां भी कितना बचेगा? 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। ऐसे ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो बट इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम हो, उन्हें बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या कहेंगे?
आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे। तो ये स्पीसीज या ग्रुप ऑफ स्पीसीज में जो गिवन है वो आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो है इनमें अपन साइज का ऑर्डर अरेंज करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे बड़ी साइज किसकी होगी? देखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम है तो उस पर ध्यान देंगे नहीं, ठीक है। देंगे लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट मूव करने पे साइज क्या होती है? डिक्रीज। तो सबसे बड़ा साइज किसका हो गया? सोडियम प्लस का, देन मैग्नीशियम 2 प्लस का, देन एल्यूमिनियम 3 प्लस का, ठीक है। और वैसे भी देख सकते हैं जितना ज्यादा कैटायंस का नंबर होगा साइज उतनी ही क्या होगी? आपकी डिक्रीज होगी। जितना कैटायंस का नंबर कम होगा साइज उतनी बड़ी होगी, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस और हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं। एटॉमिक रेडियस और आयोनिक रेडियस से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन सारे किससे हैं? आयोनिक रेडियस से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे एटॉमिक साइज जो है यानी कि फोर्थ पीरियोडिक प्रॉपर्टी वो भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा जो चैप्टर है थर्ड पीरियोडिक टेबल यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वो भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम जो हमारा न्यू चैप्टर लेने वाले हैं दैट इज जीओसी। जीओसी से पहले मैं आपको चाहूं तो आप कर सकते हैं रेडॉक्स चैप्टर भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो लेट्स जो भी हम नेक्स्ट लेक्चर लेकर आएंगे तब देखेंगे कि रेडॉक्स चैप्टर या फिर जीओसी चैप्टर दोनों में से कोई एक चैप्टर में स्टार्ट करने वाले हैं। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आइदर और रेडॉक्स चैप्टर, ठीक है। चाहे तो आप मुझे यूट्यूब पे जाकर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं जो भी आप मुझे इस जो भी चैप्टर आपको नेक्स्ट पढ़ना है वो डाल दीजिए मुझे, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करवा दूंगा, आइदर रेडॉक्स चैप्टर और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर, ठीक है बच्चों। तो अभी के लेक्चर में इतना ही, यहाँ पे अपना चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।